था। ठीक है, भारत के जलवायु की बात हो रही थी अपने बीच में, और भारत की जलवायु की कल अपन ने जो बात की थी वो बात की थी वर्षा ऋतु की। 3 नंबर पे अपन पढ़ रहे थे वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु को काफी कुछ अपन ने कर भी लिया था, ठीक है ना, काफी कुछ इसका भाग था वो अपन ने कर भी लिया था। एक बार उसका 5 मिनट में अपन रिवाइज करते हैं, क्योंकि आज की सारी बातें कल वाली क्लास के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, और सारा एक ही डायग्राम में, सारी चीजें एक ही डायग्राम में एक साथ हुई थी, तो शायद समझने में थोड़ी दिक्कत भी हुई होगी, तो वो भी थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। एक बार ध्यान दें आप। ठीक है, ये हिमालय का भाग है, ये हिमालय है, और यहाँ पर ये तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार है। ठीक है, और ग्रीष्म ये सॉरी वर्षा ऋतु का जो समय था वो समय था कब से कब तक, मध्य जून से लेकर, मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर की बात अपन कर रहे थे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन ने बात की थी 15 जून से 15 सितंबर के बीच में वर्षा ऋतु का समय रहता है। और इस समय क्या घटनाएं घटित होती हैं, देखो सबसे पहली घटना तो ये होती है कि इस समय जो ये 0 डिग्री अक्षांश है, और 0 डिग्री अक्षांश पर इस ऋतु से पहले ITC-Z यहाँ था, ITC-Z यहाँ था, और वो ITC-Z जाकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, इस इलाके में ITC-Z जाकर शिफ्ट हो जाता है, ये ITC-Z यहाँ आ गया। और यदि आप इसकी लोकेशन की बात करें, ITC-Z आया कहाँ पर है, यदि अक्षांश और ज्यामितीय स्थिति की बात करेंगे तो ये वाला भाग है, ये तो है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये भाग है 20 डिग्री। इसका मतलब है 20 और 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में जाकर ITC-Z शिफ्ट हो गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया था कि पूरे वर्ष के, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत अपन देखें तो ITC-Z सबसे ऊपर भारत में ही जाके शिफ्ट होता है, और कहीं संसार में नहीं होता। अब मैं आपसे ये पूछूं कि संसार में पूरे विश्व के अंतर्गत ITC-Z कितने अक्षांशों तक जाकर शिफ्ट होता है, तो अधिकतम होता है 15 डिग्री अक्षांशों तक। और वैसे सामान्य स्थिति में ये 5 से 10 डिग्री जाकर ये क्या होता है, शिफ्ट होता है। और वैसे सामान्य जनरल स्थिति के अंतर्गत ये कहां तक रहता है, तो ये रहता है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही ये ITC-Z होता है। और ये ITC-Z सूर्य के साथ चलता है, किसके साथ चलता है, सूर्य के साथ। ठीक है ना, सूर्य जैसे क्या होगा, उत्तरायण होगा, सूर्य जैसे उत्तरायण होगा, और उत्तरायण होने का मतलब है कि अब सूर्य की किरणें किसके ऊपर चमकेगी, करक रेखा पर। तो ITC-Z यहां से उठकर कहां चला जाएगा, यहां। और आपने ये कहा था कि ITC-Z निम्न वायु दाब का क्या होता है, गर्त होता है। इसका मतलब है यहाँ वायु की कमी हो गई, और यहाँ वायु की क्या है, अधिकता। तो यहां से हवाएं ऐसे चलनी चाहिए, यहां से हवाएं ऐसे चलनी चाहिए। नीचे पूरा का पूरा हिंद महासागर का भाग है, किसका भाग है, हिंद महासागर का भाग। और इधर से दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री के नीचे वाला जो गोलार्ध है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। कौन सा गोलार्ध होता है, दक्षिणी। और दक्षिणी गोलार्ध से ऐसे हवाएं चलती हैं, ऐसे क्या चलती हैं, हवाएं। और इन हवाओं को आपने क्या नाम दिया था, आपने इनको नाम दिया था दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, ये आपने इसका नाम दिया था। और ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने जैसे ही विषुवत रेखा को पार करेगी, कोरियलिस बल के प्रभाव से, पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण ये फेरल के नियम अनुसार दाहिनी ओर क्या हो जाएगी, शिफ्ट। लेकिन इसमें भी एक बात मैंने आपको ये बताया था कि ये जो भाग है 0 डिग्री वाला, इसके अंतर्गत 40 से लेकर 60, ठीक है ना, ये वाला भाग है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये वाला भाग है 40 डिग्री देशांतर। तो 40 से लेकर 60 डिग्री देशांतरों में ही दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने क्या करेगी, इसको पार करेगी, और यही पवने भारत में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने किन देशांतरों के बीच में प्रवेश करके भारत में प्रवेश करती हैं। तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने विषुवत रेखा को पार करके कोरियलिस प्रभाव फेरल के नियमानुसार दाहिनी ओर शिफ्ट होकर भारत में प्रवेश करती हैं, भारत में प्रवेश करती हैं। और यहां से ये समुद्र कौन सा है, अरब सागर का भाग है। और अरब सागर का भाग होने के कारण यहां पर सर्वाधिक क्या है, आर्द्रता। और इन आर्द्रता को लेकर ITC-Z जो निम्न वायुदाब का क्या है, केंद्र, उसकी ओर गमन करती है। दूसरी बात, ये चलनी कैसे चाहिए थी, दक्षिण से उत्तर की ओर, लेकिन कोरियलिस प्रभाव के कारण इनका क्या हुआ है, विक्षेपण हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई। जैसे ही ITC-Z यहां शिफ्ट होता है, इस ऋतु से पहले आपने ये कहा था कि तिब्बत के पठार के ऐसे समानांतर एक
जेट स्ट्रीम धारा चलती है और इस जेट स्ट्रीम धारा का नाम था उपोष्ण कटिबंधीय, शॉर्ट में लिख देता हूं, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम धारा, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम धारा। और इस ऋतु से पहले इसकी दो शाखाएं चल रही थी, एक शाखा चल रही थी उत्तर की ओर और एक शाखा चल रही थी दक्षिण की ओर। लेकिन जैसे ही ITCZ यहां आता है, ये दक्षिणी शाखा भी कहां चली जाती है, उत्तर में। इसका मतलब है कि दक्षिणी शाखा खत्म हो जाती है। जैसे ही ये दक्षिणी शाखा कहां चली जाती है, तिब्बत के पठार के उत्तर में, तो दूसरी जेट स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति हो जाती है। और दूसरी जेट स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है किस सागर पर, हिंद महासागर के ऊपरी वायुमंडल में, हिंद महासागर के ऊपरी वायु। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले यदि पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है तो सिर्फ कहां पर होती है, हिंद महासागर में। कहां पर होती है, हिंद महासागर में होती है और हिंद महासागर के ऊपरी वायुमंडल में। लेकिन कारण क्या है, ये ITCZ यहां आएगा ना, तभी हिंद महासागर पर किसका जन्म होगा, पूर्वी जेट स्ट्रीम। और पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा ऐसे चलती है, इसका नाम है पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा। पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा है ये, जो पूर्व से किसकी ओर चलेगी, पश्चिम में, और ऊपरी वायुमंडल में चलेगी। कहां चलेगी, ऊपरी वायुमंडल में। और ये पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा जैसे जैसे ITCZ ऊपर जाता है और जैसे जैसे ही पश्चिमी, ठीक है ना, पश्चिम से आने वाली उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम धारा ऊपर की ओर जाती है, तो ये क्या करती है, ऊपर आती है। या ऐसे मान लो, जैसे जैसे पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा ऊपर की ओर जाती है तो ये भी आगे बढ़ जाती है, तभी तो तिब्बत के बाहर चलेगी ये, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, ऊपर की ओर आती है। और ऊपर की ओर आती है तो पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर पहुंच जाती है। कब, किस महीने में, अगस्त महीने में। अगस्त महीने में पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा यहां से कहां शिफ्ट हो जाती है, यहां 15 डिग्री अक्षांशों पर, और ये यहां पर पहुंच जाती है। यहां का मतलब है 22 डिग्री अक्षांश पर। कब पहुंच जाती है, सितंबर में, सितंबर माह में यहां पहुंच जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि सितंबर के अंतर्गत मानसून जाने की स्थिति हो जाती है, जाने की स्थिति हो जाती है। और मानसून जाता कब है, 15 सितंबर के समथिंग शुरू हो जाता है, या मैंने लिखा है सितंबर का प्रथम सप्ताह भी लिखा है, आपको एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन है, ऐसे नहीं लिखाई है सारी चीजें, एक एक शब्द के ऊपर पूरी तरीके से गौर करना। मैंने प्रथम सप्ताह लिखा है ना, ये क्वेश्चन आया था, प्रथम सप्ताह ही पूछ लिया था। 1 सितंबर का क्वेश्चन भी आया है, 15 सितंबर का क्वेश्चन भी आया है, तो ध्यान रखना 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 3 क्वेश्चन बनते हैं। 1 तारीख को मानसून लौटना शुरू कर देता है, 1 सितंबर को, या फिर प्रथम सप्ताह को मानसून लौटना शुरू कर देता है, या फिर 15 सितंबर को मानसून लौटना शुरू कर देता है। ये यहां आकर शिफ्ट हुई। और कई बार ये भी कहा जाता है कि ये पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा अधिकतम कितने डिग्री अक्षांशों तक शिफ्ट हो सकती है, अधिकतम कहां तक जा सकती है ऊपर, तो इसके बारे में कहा गया है कि ये लास्ट जाती है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। कहां जाती है, 30 डिग्री। एक बात और ध्यान रखना, पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा सिर्फ हिंद महासागर पर ही चलती है। किस महासागर पर, और भारत के प्रायद्वीपीय भाग पर चलती है। और कब चलती है, तो भी ये 12 महीने नहीं चलती, 6 महीने चलती है। और वो 6 महीने कौन से हैं, ग्रीष्म ऋतु के दौरान। शीत ऋतु में ये भी बंद हो जाती है। और शीत ऋतु में कौन सी चलती है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जो किसको लेकर आ रही थी, पश्चिमी विक्षोभों को भारत में। और अब ये क्या काम करेगी, ये ऊपरी वायुमंडल में ऐसे चल रही है तो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों को क्या करेगी, लेकर भारत में पहुंचेगी। इनको प्रबल बनाने का कार्य किसका है, इसका। बताओ यहां तक कोई समस्या, हेमंत समझ में आ गई सारी बातें, यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन आज मानचित्र चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी और जानकारी के लिए। यहां पर आकर शिफ्ट हो गया ITCZ, ठीक है, और ये 20 से 25 डिग्री अक्षांशों में। और इसी समय 22 डिग्री पर आकर शिफ्ट हो गई कौन सी, पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा। और यहां पर नीचे है 0 डिग्री अक्षांश, यहां से पवनें चल रही हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, जो 40 से 60 के बीच में प्रवेश करेगी। कहां पर, भारत में, ठीक है, ये भारत में प्रवेश करेगी, भारत में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। एक बात का और ध्यान रखना कि ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा है, ठीक है ना, ये 15 सितंबर तक ही अपनी क्या करेगी, गति करेगी ऊपर की ओर, 15 सितंबर, क्योंकि मानसून लौटना शुरू कर देगा। और जैसे ही ऊपर जाएगी वो ऊपर वाली तिब्बत के पठार के क्या चली जाएगी, ऊपर। इसका कारण क्या होता है, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा ऊपर की ओर क्यों जाती है और ITCZ यहां क्यों आता है, इसके पीछे कारण बताया जाता है। मोनेक्स अभियान देखा था ना आपने, मोनेक्स अभियान,
उस समय मैंने एक बात बताई थी आपको मोनेक्स अभियान में कि मोनेक्स अभियान के दौरान, ठीक है ना, रूस और भारत के वैज्ञानिकों ने, ठीक है ना, शोध में ये पाया था कि तिब्बत का जो पठार है वो ग्रीष्म ऋतु के दौरान और वर्षा ऋतु के दौरान हीट के रूप में कार्य करता है, हीटर के रूप में, मतलब ऊष्मा जनरेट करता है, और उस ऊष्मा जनरेट के कारण मतलब अत्यधिक तप्त हो जाता है, और अत्यधिक तप्त होने के कारण वायुदाब क्या हो जाता है, कम, और कम वायुदाब के कारण ये आईटीसीजेड कहां जाकर शिफ्ट हो जाता है, ऊपर, और पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा भी खींच करके इधर चली जाती है तिब्बत की ओर, और जो पश्चिम से आ रही थी जेट स्ट्रीम धारा वो क्या चली जाती है, उसके ऊपर चली जाती है। और पश्चिमी जेट स्ट्रीम धारा आ रही थी किसमें, किस ऋतु में, शीत ऋतु में, और उसकी रफ्तार भी शीत ऋतु में ही ज्यादा होती है, 184 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। और ये वाली जो पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा है ये कब चल रही है, ग्रीष्म ऋतु में, इतना सा ध्यान रखना। उसका योगदान था पश्चिमी विक्षोभों को भारत में लाने का, और इसको है दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत में लाने का। अब बात आती है कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून इस वी शेप के कारण या केप नुमा भारत की आकृति के कारण ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्या करता है, दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। कितनी शाखाओं में, इस मानसून का नाम क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखाएं हो गई, दो, और दोनों का नाम किस आधार पर पड़ा है, वो इस आधार पर पड़ा है कि यहां से आर्द्रता ग्रहण करने वाला मानसून अरब सागर का हो जाएगा, क्योंकि ये किसका भाग है, अरब सागर का, तो यहां से आर्द्रता ग्रहण करने वाला मानसून अरब सागर का हो जाएगा, और यहां से जो मानसून क्या करेगा, आर्द्रता ग्रहण करेगा, वो किसका हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी का, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो महत्वपूर्ण बात यह है, ये तट की आकृति आपको कैसे दिख रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और मानसून की स्थिति भी कुछ ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो इस केप नुमा आकृति के कारण, ये कौन सा तट है, ये कौन सा तट है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल, और इस कोरोमंडल तट के ऊपर, ठीक है ना, इसकी आकृति ऐसी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है। अब समानांतर है इसका मतलब है अवरोध पैदा नहीं हुआ, तो यहां पर क्या नहीं हुई, वर्षा। इस कारण से ये वाला जो तट है ये तट क्या रह जाता है, वर्षा से अछूता रह जाता है। इसका मतलब है दक्षिण पश्चिम मानसून से कोरोमंडल तट वर्षा प्राप्त नहीं करता। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो बंगाल जो अरब सागर की जो शाखा है, सॉरी अरब सागर की जो शाखा है वो इस पश्चिमी घाट से टकराएगी, और टकराकर फिर क्या करेगी, पूर्व की ओर बढ़ेगी, वर्षा करेगी, पूर्व की ओर बढ़ जाएगी। लेकिन पूर्व की ओर बढ़ेगी तो यहां आते आते वो भी अपनी आर्द्रता पूरी कर देगी, इसलिए ना तो अरब सागर की शाखा से और ना बंगाल की खाड़ी की शाखा से, दोनों से ही कोरोमंडल तट क्या हो जाता है, वर्षा से अछूता रह जाता है, दोनों से। और दोनों का रीजन बता दिया मैंने, इसका रीजन तो था क्या, आर्द्रता कंप्लीट हो जाती है, यहां पहुंचते पहुंचते आर्द्रता समाप्त, और ये बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो कोरोमंडल तट के क्या रह गया, समानांतर रह गया। अब आगे पार करती हैं ऐसे, और ऐसे पार करेगी, ठीक है ना, ऐसे पार करेगी, और पार करते ही सबसे पहले इनको एक पर्वत का सामना करना पड़ेगा, और ये पर्वत है अराकान योमा पर्वत, आपने कल पढ़ा था, म्यांमार में है। और इस अराकान योमा पर्वत से ये क्या करेगी, टकराएगी, अराकान योमा पर्वत से क्या करेगी, टकराएगी, और टकराकर क्या करेगी, घूमेगी, टकराकर क्या करेगी, घूमेगी, और घूमेगी तो सबसे पहले जैसे ये घूमेगी तो सबसे पहले ये पहुंचेगी उत्तरी पूर्वी राज्यों में या उत्तरी पूर्वी भारत में, और उत्तरी पूर्वी भारत में पहुंचेगी तो यहां पर 3 पहाड़ियां हैं, और इन 3 पहाड़ियों को आप कहते हैं मेघालय की पहाड़ियां, ये गारो खासी जयंतियां, और इन गारो खासी जयंतियों के अंतर्गत ये फंसेगी, और फंसकर क्या करेगी, वर्षा करेगी, और वर्षा करने के बाद में ये एक घाटी में प्रवेश कर जाएगी, और इस घाटी का नाम है ब्रह्मपुत्र की घाटी, और ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक शाखा प्रवेश कर जाएगी। अब यहां पर क्या है कि पूरा का पूरा हिमालयी भाग है, हिमालयी भाग है, और हिमालयी भाग और उत्तर पूर्व की पूर्वांचल की पहाड़ियां, नागालैंड की पहाड़ियां, मिजोरम की पहाड़ियां, ठीक है ना, ये सारे सारे जितने भी 7 राज्य हैं इनमें सब में स्थानीय पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतियां वगैरह सब। तो इन पहाड़ियों के कारण ये हिमालय को पार नहीं कर पाएगी, और हिमालय को पार नहीं करती है तो वापस से क्या करती है, ये इस प्रकार से चलती है। इस प्रकार का मतलब है उत्तरी भारत और मध्य भारत, उत्तरी भारत और मध्य भारत, और उत्तरी और मध्य भारत के अंतर्गत ये ऐसे प्रवेश करेगी मैदानों में, और मैदानों में प्रवेश करने के बाद ये सीधी कहां पहुंच जाएगी, लास्ट तक ये पहुंचेगी कहां पर, राजस्थान में प्रवेश करेगी, पूर्व के राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान में प्रवेश करेगी कहां पर, झालावाड़ में,
और अरावली से टकराएगी और पूर्वी राजस्थान में क्या करेगी, वर्षा। और मैंने कहा था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है किस शाखा से, बंगाल की खाड़ी से। किस कारण से, अरावली के अवरोध उत्पन्न करने के कारण सबसे ज्यादा राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। और पश्चिम का राजस्थान का भाग उससे भी क्या रह जाता है, अछूता। और जो यहां से अरब सागर की शाखा गई थी उससे भी अरावली पर्वत कुछ इस प्रकार से था, तो यह शाखा ऐसे कैसे निकल गई थी समानांतर होते हुए, तो इससे क्या नहीं हुई थी, वर्षा नहीं हुई थी। तो ये पश्चिम का जो बेल्ट है अरावली का, ये तो पूरा का पूरा डेजर्ट इलाका बन गया, मरुस्थलीय इलाका बन गया, क्योंकि दोनों ही प्रकार के मानसूनों से क्या नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई। और ये दोनों प्रकार के मानसून मैंने बताया था पंजाब और हरियाणा में क्या करते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और हिमाचल प्रदेश में मिलकर संयुक्त होकर धर्मशाला नगर के अंतर्गत ये क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। इस प्रकार से अपन ने कल ये सारी जानकारी पढ़ ली थी। अब बताओ कल तक की कोई समस्या नहीं है, नेक्स्ट बातें शुरू करें। ठीक है, नया मानचित्र लेते हैं। हाँ, इधर ध्यान दो, ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। अपन यहां तक पहुंच गए थे कि जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है, दक्षिणी पश्चिम मानसून, और दक्षिणी पश्चिम मानसून को आपने दो भागों में या दो शाखाओं में विभक्त कर दिया था। एक शाखा थी अरब सागर की, अरब सागर, और दूसरी शाखा थी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो आज अपना अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर ध्यान देना। ITCZ कहां पर है, यहां पर। यहां से 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों की जो हवाएं हैं, ठीक है ना, वो कहां प्रवेश कर रही हैं, भारत में। ये भारत में प्रवेश कर गई। अब जब ये भारत में प्रवेश कर रही हैं तो इसकी भी 3 शाखा हो जाती हैं। कितने शाखा, किस शाखा की बात कर रहा हूं, अरब सागर की। पहले तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा हुई दो, कौन कौन सी, अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की। अब अपन पढ़ रहे हैं किसकी, अरब सागर की। इस भाग को ही पढ़ रहे हैं सिर्फ, अरब सागर की शाखा। और अरब सागर की शाखा के अंतर्गत जैसे ही ये यहां से टकराएगी, ठीक है ना, या इस पूरे इलाके से गुजरेगी, तो इसके भी 3 उपभाग बन जाते हैं, 3 शाखाएं बन जाती है इसकी। कितनी शाखाएं, 3। पहली शाखा है ये वाली शाखा, जिसको कह रहे हैं पश्चिमी घाट की शाखा, यहां तक मान लो पश्चिमी घाट की शाखा। और दूसरी शाखा है जिसमें आप नर्मदा और ताप्ती, ठीक है ना, ये नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियां हैं, इन नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों की शाखा हो जाएगी। और तीसरी शाखा हो जाएगी ये वाली, और इसको कहेंगे सौराष्ट्र की शाखा, जो गुजरात से होकर प्रवेश करेगी। तीनों शाखाओं का नाम बोल रहा हूं। पहली शाखा अरब सागर की है, पश्चिमी घाट की शाखा। दूसरी है नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों की शाखा। इसी शाखा का दूसरा नाम हो रहा है छोटा नागपुर की शाखा, छोटा नागपुर के पठार की शाखा। और तीसरी है सौराष्ट्र गुजरात की शाखा। ठीक है, अब अपन पहली शाखा पढ़ते हैं। अरब सागर की शाखा को भी अपन ने 3 भागों में बांट लिया। कितने भागों में, 3। जिसमें सबसे पहली शाखा है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की शाखा, पश्चिमी घाट की शाखा। और पश्चिमी घाट की शाखा ये वाला भाग है, ये पश्चिमी घाट का भाग है। और इस पश्चिमी घाट के ऊपर ये हवाएं टकराएगी और टकराते ही यहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करेगी, 200 सेंटीमीटर से अधिक। और यहां से वर्षा जैसे ही हुई, इन हवाओं में आर्द्रता कम हो जाएगी, इनका वजन कम हो जाएगा, और ये क्या करेगी, पश्चिमी घाट को पार करेगी। पश्चिमी घाट को पार करेगी, जैसे जैसे ये आंतरिक भागों की ओर जाएगी, कौन सी शाखा, पश्चिमी घाट की शाखा, तो दक्षिण भारत में आंतरिक भागों में जाते ही ये वर्षा की मात्रा को कम कर देगी। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। ये बात सिर्फ दक्षिण भारत की है, ये बात सिर्फ कब की है, दक्षिण भारत की। और कहीं पर ये फैक्ट लागू नहीं होता, ये सिर्फ पश्चिमी घाट की शाखा के ऊपर लागू होता है। दक्षिण भारत में ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय क्या करेगी, वर्षा कम। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। और जीवन में हमेशा याद रखना कि जैसे ही अपन जलीय भाग से या तटीय भाग से अंदर की ओर जाते हैं, जितना दूर जाते हैं, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो, चाहे कोई सा भी एरिया हो। और इसके उदाहरण अभी मिलेंगे आपको, देखना आप, ठीक है। और यहां आते आते ये वाला जो तट है, ये तट है कोरोमंडल। कौन सा तट है, ये कोरोमंडल तट है। और इस कोरोमंडल तट पर आते आते इनकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है,
और समाप्त होने का मतलब है कि कोरोमंडल तट, ये पूरा का पूरा कोरोमंडल जो तट है ये वर्षा से अछूता रह जाता है। किस शाखा से? अरब सागर की पश्चिमी घाट की शाखा से अछूता रह जाता है। कोई समस्या नहीं? ठीक है, ये पहली शाखा कंप्लीट हो गई। दूसरी शाखा है यहां से लेकर यहां तक नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियां हैं। नर्मदा और ताप्ती की क्या है? भ्रंश घाटियां। इन भ्रंश घाटियों से होकर दूसरी शाखा प्रवेश करती है और इस शाखा का नाम है छोटा नागपुर का पठार की भी शाखा कहते हैं इसको। और ये शाखा यहां तक बिहार तक पहुंचती है मैदानी भाग में। कहां तक पहुंचती है? बिहार में मैदानी भाग तक। और इस मध्य भारत में ये वर्षा करती है, क्योंकि देखो आपको दिख रहा होगा पूरे मध्य भारत के अंतर्गत ही गुजर रही है, तो मध्य भारत में क्या करती है? वर्षा। ये दूसरी शाखा कंप्लीट, कोई दिक्कत? तीसरी शाखा, ये तीसरी शाखा है, इसको कहते हैं गुजरात में सौराष्ट्र की शाखा, जो यहां से प्रवेश करेगी, यहां से प्रवेश कर रही है, ठीक है, और यहां से प्रवेश कर रही है और यहां से प्रवेश करते हुए अरावली के समानांतर निकलती है। ये अरावली है, अरावली के समानांतर निकलेगी और समानांतर निकलेगी तो राजस्थान में वर्षा नहीं करेगी। और सबसे पहले जाएगी ये पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में। और पंजाब और हरियाणा में इधर से आने वाली कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा से इनका क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। और मिलन होकर दोनों आपस में क्या बनेगी? ताकतवर। और ताकतवर बनकर ये पहुंचती है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, किस पर? धर्मशाला नगर का नाम है धर्मशाला। धर्मशाला नगर में घनघोर बारिश करेगी, घनघोर क्या करेगी? बारिश। और फिर वहां से वापस से लौटेगी टकरा कर, तब जाके पश्चिमी राजस्थान में कोई चुटमुट क्या हो जाती है? वर्षात। वरना राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में तो वर्षा होती नहीं है। ये तीनों शाखाएं कंप्लीट, कोई समस्या नहीं। अब अपन पढ़ लें किस शाखा को? बंगाल की खाड़ी की शाखा को। बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे पहले यहां से शुरू करें, ठीक है ना। इस केपनुमा आकृति के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून के दो भाग हुए। ध्यान रखना ये भी दक्षिण पश्चिम मानसून ही है, ये भी दक्षिण पश्चिम मानसून है। क्यों? दिशा इनकी ऐसी है, दक्षिण पश्चिम से ही तो है, उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम के यहां से शुरू करेंगे तो सबसे पहले कोरोमंडल तट के समानांतर हो जाती है ये शाखा। कोरोमंडल तट के समानांतर हुई, और कोरोमंडल तट के समानांतर होने का मतलब है कि कोई अवरोध मार्ग में नहीं हुआ और यहां वर्षा बिगड़ करे ही आगे बढ़ गई। तो दो कारण हुए, ना तो अरब सागर ना बंगाल की खाड़ी, दोनों ही शाखा से यहां पर क्या नहीं हुई? वर्षात नहीं हुई। चलो मानसून आगे चला गया, मानसून आगे चला गया और ये है अराकान योमा पर्वत जो म्यांमार में है। यहां से ये पवने इसमें टकराई अराकान योमा पर्वत से, और टकराकर ये क्या करेगी? घूमेगी। और घूमेगी तो यहां पर मिजोरम मेघालय के अंतर्गत तीन पहाड़ियां हैं। इन तीनों पहाड़ियों में केपनुमा आकृति में ये फंस जाएगी, और फंस जाएगी तो यहां पर घनघोर बारिश करेगी। और बारिश इतनी करेगी कि ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी बन जाता है। कितना? औसत रूप से देखें तो 1080 सेंटीमीटर वर्षा करता है ये, ठीक है। संसार का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला इलाका है। यहां से एक शाखा, यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो घाटी में बहती है। किसमें बहती है? नामचा प्रवाह से घाटी में आती है, क्यों? पहाड़ियों से उगर आती है। तो एक शाखा इसकी इसमें प्रवेश कर जाती है, किसकी? बंगाल की खाड़ी की, ठीक है ना, जो हिमालय को पार नहीं कर पाती है। और वापस से वो इन्हीं पवनों के साथ क्या करती है? वापस से मूव करके और इसी के साथ हो लेती है, और ये साथ होकर उत्तर के मैदानों से और मध्य भारत से प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी की पूरी शाखा, ठीक है ना, उत्तर के मैदान से और मध्य भारत से प्रवेश करके और सीधी की सीधी कहां चलती है? इस शाखा तक, सौराष्ट्र की शाखा तक आती है, और यहां दोनों मिलती हैं और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में क्या करती है? वर्षा। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है। लेकिन एनसीईआरटी में बंगाल की खाड़ी की शाखा के भी दो भाग बताए। कितनी उपशाखाएं बताई हैं? जैसे अरब सागर की तीन बता रखे ना, बंगाल की खाड़ी की भी दो हैं। अब आप पूछ रहे हैं सर कौन सी? तो वही दो हैं, जो उत्तर पूर्व में गई थी वो उत्तरी पूर्वी शाखा, और जो मैदान में गई वो उत्तरी मैदान की शाखा। समझ गए क्या? लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये सारी एक ही है, इसके कोई अलग दो भाग नहीं है, क्योंकि वो वर्षा करने के बाद में शुष्क हुई थी और शुष्क होने के बाद हिमालय से टकराकर वापस मूव कर रही थी, तो वो उत्तरी पूर्वी की शाखा भी वहां पहुंच जाती है, ठीक है ना। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी पूर्वी शाखा और एक उत्तरी मैदान की शाखा। याद रह जाएंगे? यहां तक बातें समझ में आ गई? इसको लिखा दें, ठीक है, लिखा दें, लिखें। ठीक है, यहां की बात चल रही थी
आपने कहां तक लिख लिया था? 2 शाखाएं होती हैं, एक अरब सागर की और एक बंगाल की खाड़ी की। पहले को हेडिंग में डाल लें, अरब सागर की मानसून शाखा। अरब सागर की शाखा या अरब सागर के मानसून शाखा एक ही बात है। अरब सागर की शाखा देखो, इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एक शाखा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एक शाखा अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करने के कारण, अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करने के कारण, अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करने के कारण, अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करने के कारण अरब सागर की शाखा कहलाती है, अरब सागर की शाखा कहलाती है। इसकी भी 3 उपशाखाएं हैं, इसकी भी 3 उपशाखाएं हैं, इसकी भी 3 उपशाखाएं हैं, इसकी भी 3 उपशाखाएं हैं। पहली शाखा, पहली शाखा का नाम लिखें पश्चिमी घाट की शाखा, पश्चिमी घाट की शाखा। पश्चिमी घाट की शाखा, पहली शाखा का नाम लिखें पश्चिमी घाट की शाखा। लिख लिया? यहां लिख देता हूं मैं पश्चिमी घाट की शाखा। इसमें लिखें, इसमें लिखें अरब सागर की, अरब सागर की पश्चिमी घाट की शाखा, पश्चिमी घाट की शाखा, पश्चिमी घाट की शाखा पश्चिम घाट से टकराकर, पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिम घाट के पश्चिम भाग पर, पश्चिम घाट के पश्चिम भाग पर, पश्चिम भाग पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है। इसके बाद ये दक्षिणी भारत के, इसके बाद ये दक्षिणी भारत के, इसके बाद ये दक्षिणी भारत के, दक्षिण भारत के पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा को कम करती जाती है, वर्षा की मात्रा को कम करती जाती है, वर्षा की मात्रा को कम करती जाती है। और कोरोमंडल तट पर पहुंचते पहुंचते, कोरोमंडल तट पर पहुंचते पहुंचते, कोरोमंडल तट पर पहुंचते पहुंचते, कोरोमंडल तट पर पहुंचते पहुंचते आर्द्रता, आर्द्रता समाप्त हो जाती है, आर्द्रता समाप्त हो जाती है, आर्द्रता समाप्त हो जाती है। और कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट वर्षा से अछूता रह जाता है, कोरोमंडल तट वर्षा से अछूता रह जाता है,
कोरोमंडल तट वर्षा से अछूता रह जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, ये वाला भाग पश्चिमी घाट का है। यहाँ टकराई 200 सेंटीमीटर से क्या करेगी, वर्षा अधिक करी, पूर्व में गई, पूर्व में ये कौन सा तट आ गया, कोरोमंडल तट। ये कौन सा तट था, पश्चिमी घाट, जिसको मालाबार तट कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर गई और आर्द्रता को कम करती जाएगी। यहाँ पहुंचते पहुंचते आर्द्रता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और कोरोमंडल तट वर्षा से क्या रह जाएगा, अछूता रह जाएगा। ठीक है, दूसरी शाखा, दूसरी शाखा लिखें, नर्मदा व ताप्ती, नर्मदा व ताप्ती की शाखा, नर्मदा व ताप्ती की शाखा, नर्मदा व ताप्ती की शाखा। ठीक है, इसमें लिखे दक्षिण पश्चिम मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों से, नर्मदा व ताप्ती की भ्रंश घाटियों से, नर्मदा व ताप्ती की भ्रंश घाटियों से होते हुए, भ्रंश घाटियों से होते हुए, भ्रंश घाटियों से होते हुए उत्तरी मैदानों में, उत्तरी मैदानों में वर्षा करती हैं, उत्तरी मैदानों में वर्षा करती हैं। ध्यान रखना, मध्य भारत में भी वर्षा करती हुई जा रही है, क्योंकि बीच में पहाड़ हैं, लेकिन सर्वाधिक वर्षा कहाँ करेगी, उत्तर के मैदानों में जाके। क्यों, क्योंकि वहाँ इनका मिलन हो जाएगा किससे, बंगाल की खाड़ी से, अभी करवाएंगे। ठीक है, ये दूसरी शाखा है, यहाँ से प्रवेश करी, और यहाँ से प्रवेश करते हुए यहाँ पर बिहार है, पटना, बिहार, बिहार तक जाएगी, और बिहार मैदान में है, गंगा के मैदान में है बिहार। तो बिहार में जाकर ये वहाँ पर क्या करेगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलकर वहाँ पर घनघोर बारिश करेगी। तीसरी शाखा है, तीसरी शाखा का नाम लिखें सौराष्ट्र की शाखा, सौराष्ट्र की शाखा, सौराष्ट्र की शाखा, ये तीसरी शाखा है। लिखिए, इसमें लिखें दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करके, गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करके, गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करते हुए, गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करते हुए अरावली पर्वत के समानांतर, अरावली पर्वत के समानांतर होते हुए, समानांतर होते हुए पंजाब व हरियाणा में, पंजाब व हरियाणा में बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। और संयुक्त होकर, संयुक्त होकर, संयुक्त मतलब दोनों मिलकर, संयुक्त होकर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नगर में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नगर में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नगर में वर्षा करती हैं, वर्षा करती हैं, वर्षा करती हैं। ठीक है ना, ये वाला भाग है।
ऐसे अरावली के समानांतर दोनों ओर पहुंची और यहाँ पर सबसे पहले पंजाब हरियाणा में और फिर हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर क्या करेगी, घनघोर बारिश करेगी। लेकिन ध्यान रखना ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलकर और फिर बाद में संयुक्त होकर, संयुक्त मतलब है दोनों की ताकत मिलकर और फिर हिमाचल प्रदेश में जाएगी और धर्मशाला नामक नगर है वहां पर घनघोर बारिश करेगी। बारिश सामान्य बारिश नहीं है, ध्यान रखना, घनघोर बारिश है। और वहां से आगे भी बता रहा हूँ, जब राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि वहां से वापस से इनकी आर्द्रता कम हो जाएगी तो ये वापस लौटेगी, लेकिन आर्द्रता पूरी समाप्त नहीं होती है और फिर वापस से लेकर ये वापस से मूव करती है और पश्चिमी राजस्थान में छुटमुट बारिश करती है। यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर के आसपास ही रह जाती है, ठीक है ना। और वो डेजर्ट इलाका आज इस वजह से बना हुआ है, ठीक है। ये बात हो गई तीनों शाखा किसकी, अरब सागर की। अब आप लिखें नंबर 2 बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। दूसरी शाखा लिखा रहा हूं, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। लिखें दक्षिणी पश्चिम मानसून की, दक्षिणी पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की शब्द मत लिखना, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत, भारत के केप नुमा आकृति के कारण, केप नुमा आकृति के कारण दो भागों में विभक्त हो जाता है। दो भागों में या दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, एक ही बात है, शाखा लिख लो चाहे भाग लिख लो, दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। अतः, अतः इसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के कारण, अतः इसकी, इसका मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून की, अतः इसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के कारण, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के कारण, ये बंगाल की खाड़ी है, ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के कारण, ये केप नुमा करती है, यहाँ से दो भागों में बटी, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के कारण इस शाखा को बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के कारण इस शाखा को बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं, इस शाखा को बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। यहां तक लिख लिया। इस शाखा के भी, या इस शाखा के भी दो उपशाखाएं हैं, इस शाखा की भी दो उपशाखाएं हैं, दो उपशाखाएं हैं, दो उपशाखाएं हैं। लिखें, दोनों शाखाओं के नाम लिखें, पहले एक हेडिंग में एक ही डाल लें, दो शाखा, दो उपशाखाएं हैं जिसमें आप पहला नाम लिख लें उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी शाखा, उत्तरी पूर्वी शाखा, उत्तरी पूर्वी शाखा। लिख लिया। इसमें लिखें दक्षिणी पश्चिम मानसून की, दक्षिणी पश्चिम मानसून की, दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा अराकान योमा पर्वत से टकराने के बाद, अराकान योमा पर्वत से टकराने के बाद दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है।
2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा उत्तर पूर्व में चली जाती है, एक शाखा उत्तर पूर्व में चली जाती है, एक शाखा उत्तर पूर्व में चली जाती है, और दूसरी शाखा उत्तर व मध्य भारत में, उत्तर व मध्य भारत में चली जाती है, उत्तर व मध्य भारत में चली जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, उत्तरी शाखा, उत्तरी पूर्वी शाखा, उत्तरी पूर्वी शाखा, उत्तरी पूर्वी शाखा गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां, पहाड़ियां या पहाड़ियों, बहुवचन में कर लेना पहाड़ियों, ब्रैकेट में कर लो मेघालय, मेघालय से टकराने के बाद, से टकराने के बाद, से टकराने के बाद घनघोर बारिश करती है, टकराने के बाद घनघोर बारिश करती है, घनघोर बारिश करती है। ठीक है, दूसरी शाखा लिखें, नंबर 2, उत्तरी मैदान की शाखा, उत्तरी मैदान की शाखा, उत्तरी मैदान की शाखा, इसमें लिखें यह शाखा, यह शाखा भारत के उत्तर पूर्व, भारत के उत्तर पूर्व, ब्रैकेट में लिखो पूर्व, ब्रैकेट में लिखो पूर्व, उत्तर पूर्व ब्रैकेट में पूर्व से उत्तरी मैदान व मध्य भारत में, उत्तरी मैदान व मध्य भारत में चलती हुई, चलती हुई उत्तर पश्चिम, चलती हुई उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ब्रैकेट में लिखें पश्चिम, ब्रैकेट में लिखें पश्चिम में पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा में सौराष्ट्र की शाखा से मिलती है, सौराष्ट्र की शाखा से मिलती है। अब इसके कहानी की आगे की कहानी लिखी हुई है पहले से ही, मिलती है, मिलती है, लाइन चेंज करके लिखो, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा को कम करती है, वर्षा की मात्रा को कम करती है या वर्षा की मात्रा घटती जाती है, एक ही बात है, वर्षा की मात्रा को कम करती है या वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैंने ये कहा है कि ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा अराकान योमा पर्वत से टकराएगी, और जैसे ही अराकान योमा पर्वत से टकराएगी ये वापस से क्या करेगी, मूव करेगी, मूव करेगी तो एक शाखा किस में चली जाएगी, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, जो गारो खासी जयंतियों के कीप नुमा आकृति में फंसेगी और वहां पर घनघोर बारिश करेगी, और इसकी एक शाखा सीधी की सीधी निकल जाएगी, और वो सीधी की सीधी निकलेगी तो उत्तर के मैदान और मध्य भारत से चलेगी, ये उत्तर के मैदान भी है और मध्य भारत भी है,
वर्षा करती हुई चलेगी, और वर्षा करती हुई चलेगी तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। लेकिन एग्जाम में एक बार ऐसे भी पूछा है क्या, कि इसको तो माना है पूर्व, और इस जिस दिशा में जा रही है उसको माना है पश्चिम। मुख्य दिशा की बात की थी, उप दिशा की बात नहीं की थी। मुख्य दिशाएं 4 होती हैं, और उसमें पूछा था कि बंगाल की खाड़ी की शाखा किस साइड से किस साइड में जाते समय वर्षा की मात्रा को घटाती है, तो उसमें आएगा पूर्व से पश्चिम की ओर जाते समय वर्षा की मात्रा को घटाएगी। लेकिन आपने यहाँ से पढ़ा था कि यहाँ से जो शाखा प्रवेश कर रही थी, कौन सी, अरब सागर की शाखा, और अरब सागर की शाखा बोल दो चाहे पश्चिमी घाट की शाखा बोल दो, बात एक ही है। अरब सागर की शाखा जैसे ही यहाँ पर वर्षा करेगी और पूर्व में जाएगी तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम। तो ये तो पूर्व में जाते समय, पश्चिम से पूर्व जाते समय वर्षा कम कर रही थी, इसमें उल्टा हो जाएगा, ये इधर जाते हुए वर्षा कम करेगी। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जामिनर ने आज तक पूछे हैं इस टॉपिक से, तो इन दोनों को कवर कर लेना। बात समझ में आ गई। दोनों प्रकार का मानसून, जो दक्षिण पश्चिम मानसून था जिसकी दोनों शाखाएं, अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी, दोनों की तीनों तीनों शाखाएं भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है। और ये जो नर्मदा और ताप्ती की जो शाखा थी, इसको छोटा नागपुर की शाखा भी कहते हैं। एडजस्ट किया क्या आपने, कहीं लिख लिया? हाँ। और ये कहाँ पर है, बिहार में जाकर क्या करेगी, किससे मिल जाएगी, बंगाल की खाड़ी की। ये लिखा नहीं है, याद रखना है। कहाँ पर मिलेगी, बिहार में। और बिहार में दोनों मिलकर क्या करेगी, वर्षा करेगी। और फिर इसके आगे कहाँ पर मिलन होगा, कहाँ पर मिलन होगा, पंजाब हरियाणा में। और पंजाब हरियाणा के बाद में वापस से संयुक्त होकर कहाँ जाएगी, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, और वहां पर क्या करेगी, वर्षा करेगी। ये स्थिति हो गई ग्रीष्म ऋतु के दौरान वर्षा की। अब अपन वर्षा की कुछ विशेषताएं लिख लेते हैं कि भारत में वर्षा की विशेषताएं क्या है। ठीक है ना। वर्षा की विशेषताएं हैं, एक जगह कम हो रही है, एक जगह ज्यादा हो रही है। वर्षा अनिश्चित और अनियमित है, वर्षा का वितरण समान नहीं है। ठीक है। और वर्षा में परिवर्तितता क्या पाई जाती है, परिवर्तनता में अंतर पाया जाता है, कहीं पर कम है परिवर्तनता है, कहीं पर ज्यादा परिवर्तितता है। कहीं पर वर्षा ज्यादा हो रही है मौसम में, दूसरी जगह सम जैसलमेर में क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ से देखते हैं तो अरब सागर की शाखा पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा कम करती है, और ये इधर जाती है तो वर्षा क्या करती है, कम करती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 125 सेंटीमीटर है। कितनी है, 125 सेंटीमीटर। ये वर्षा की क्या है, विशेषता है। हेडिंग डालें, हेडिंग डालें, भारत में वर्षा की, भारत में वर्षा की मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं। वर्षा की मुख्य विशेषताएं, भारत में वर्षा की मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता, पहली विशेषता, पहली विशेषता लिखो, भारत में औसत वार्षिक वर्षा, लिखते जाओ, भारत में औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। और क्या लिख सकते हैं इसको, और भी लिख सकते हैं 1250 मिलीमीटर, 1250 मिलीमीटर, ओब्लिक चिन्ह डालो। और क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, 50 इंच, 50 इंच, 50 इंच है। औसत वार्षिक वर्षा बताइए, ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 2.5 इंच होता है, 2.5 इंच होता है। ठीक है ना। तो 50 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ सॉरी, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। ठीक है ना, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। दो 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच, ऐसे होता है। और 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये 1250 हो गया भाई। 10 से गुणा करेंगे 125 को तो जीरो ही लगेगी, जीरो लगेगी। ये भी पूछा जा सकता है, ट्रेंड है वर्तमान में, ऐसे क्वेश्चनों का ट्रेंड है कि औसत वार्षिक वर्षा 125 नहीं पूछ के क्या पूछ ले, 1250 मिलीमीटर। और ये पूछ ले 50 इंच में भी, इसके चांस कम है लेकिन इसके चांस क्या है, ज्यादा। और अभी राजस्थान ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं
जो पश्चिमी राजस्थान में ना, जहाँ 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर सबने रट रखा था और कहा था कि ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इसको 2 भागों में बांटती है, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा पश्चिमी रेगिस्तान को क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। वहां पर 250 पूछा था और फिर सेंटीमीटर में 25, ठीक है ना, मिलीमीटर में पूछा था, सेंटीमीटर नहीं पूछा था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता लिखें। दूसरी विशेषता, भारत में वर्षा का वितरण, भारत में वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण, भारत में वर्षा का वितरण, डैश लगा दें और यहां पर नीचे से लिखें दक्षिणी पश्चिम मानसून से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से, नीचे लाइन में लिखें, ऐसे हेडिंग डाल दें, भारत में वर्षा का वितरण, और नीचे से लाइन से लिखें दक्षिणी पश्चिम मानसून से। कितने परसेंट, यदि अपन दक्षिणी पश्चिम इस पूरे वर्षा को, वर्षा का जो वितरण है ना, इस पूरे वर्षा के वितरण को अपन कितना परसेंट मान लें, 100% मान लें। कितना प्रतिशत मान लें, 100। तो इस 100 का दक्षिण पश्चिम मानसून से कितना होता है, तो ये होता है कितना, कितना परसेंट होता है, 75%। सही है क्या, कितना परसेंट होता है, 75। दूसरा, उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है 12%। कितना प्रतिशत, 12। और फिर आती है बात प्री मानसून की, प्री मानसून, और प्री मानसून से वर्षा होती है 10%। कितने परसेंट, 10। कितना बचा, 3%। 3 ही बचा ना, नीचे डैश करके लिख लें पश्चिमी विक्षोभ व अन्य, ठीक है ना, मैं नेक्स्ट पेज पे जाके लिख रहा हूं पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ व अन्य, पश्चिमी विक्षोभ व अन्य से जो बारिश होती है वो कितने परसेंट होती है, 3। पश्चिमी विक्षोभ वही जिनको पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम ला रही थी और शीतकाल में वर्षा हो रही थी और मावठ के रूप में राजस्थान में हो रही थी और पूरे भारत में किससे हो रही थी, गोल्डन ड्रॉप, सुनहरी वर्षा, ठीक है ना, या सोने की वर्षा, ठीक है ना, या स्वर्ण बूंदे। इस अन्य का मतलब क्या लगा सकते हो आप, अन्य का मतलब वो जो मैंने कहा था पश्चिम बंगाल में, असम में बारडोली चिल्ला, बारडोली छीड़ा, ठीक है ना, नार्वेस्टर, ये स्थानीय चक्रवातों से या तूफानी चक्रवातों से, ठीक है ना, तो ये चक्रवातीय वर्षा है, चक्रवातों से। अन्य का मतलब चक्रवात समझ लेना आप, क्या समझोगे, चक्रवातों से। कितने परसेंट हुई, 3। इस प्रकार से 100% वर्षा का ये भारत का क्या है, वितरण है। बताओ असमान है कि नहीं है, असमान है, आगे और भी आएगा जो असमान वितरण को दर्शाएगा, ठीक है। कितनी विशेषता हो गई, तो तीसरी विशेषता, भारत में मानसून, भारत में मानसून अनियमित, अनियमित व अनिश्चित है, अनियमित व अनिश्चित है। भारत में मानसून अनियमित व अनिश्चित है। अनियमित का मतलब होता है नियम के अकॉर्डिंग न आना। नियम के अकॉर्डिंग का मतलब है जिस समय आना है उस समय तो आता नहीं है, और जिस समय जरूरत नहीं होती है उस समय आता है। अनिश्चित का मतलब है आवश्यकता जितनी होती है उतना नहीं आता, कभी आवश्यकता होती है ज्यादा की और आता कम है, और कभी आवश्यकता कम की होती है और आता ज्यादा है। इसको कहते हैं अनियमित और अनिश्चित। और भारत में ये है, भारत में ये है। कई बार फसल पक रही होती है और जरूरत ही नहीं होती है और बाढ़ आ जाती है, फसलें वैसे चौपट हो जाती हैं। जब वही की जो आवश्यकता होती है और उस समय अपने को वर्षा की आवश्यकता होती है और वर्षा उस समय होती नहीं है और फसलें लेट हो जाती हैं और उत्पादन कम होता है। तो अनिश्चितता और अनियमितता की स्थिति है वर्षा में। अब बात करें अपन चौथी विशेषता की। चौथी विशेषता, चौथी विशेषता लिखें, भारत में
भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून, भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून, दक्षिणी पश्चिम मानसून की पश्चिमी घाट की शाखा या दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा, ऐसे लिख लो आप तो, अरब सागर, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर जाते हुए वर्षा की मात्रा कम करती है, कम करती है। एक शब्द और लिख लेना, अरब सागर की शाखा दक्षिण भारत में, यहां पर एक शब्द लिख लेना, दक्षिणी भारत, दक्षिण भारत में, ठीक है। एक शब्द और लिख लेना, एडजस्ट करना। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा दक्षिण भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए वर्षा की मात्रा कम करती है। लिख लिया। पांचवी विशेषता लिखें, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्व से, ध्यान रखना उत्तर पूर्व भी हो सकता है, वो मैंने लिखा दिया पहले, पूर्व से पश्चिम की ओर, की ओर जाते समय या जाते हुए, जाते हुए वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा कम करती है, कम करती है, या वर्षा की मात्रा घटती जाती है, एक ही बात है, कम करती है। लिख लिया। कितनी विशेषता हो गई? 5। छठी विशेषता लिखें, भारत में, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, करने वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मोसिनराम, 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 ब्रैकेट में लिखना 1080, 1080 सेंटीमीटर, मोसिनराम, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मोसिनराम, तथा, तथा द्वितीय स्थान, द्वितीय स्थान चेरापूंजी, चेरापूंजी, ब्रैकेट में कर लेना मेघालय, चेरापूंजी मेघालय है, चेरापूंजी मेघालय है, चेरापूंजी मेघालय है। लिख लिया। जबकि, इसी में लिखना जबकि, जबकि सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा सम जैसलमेर, सम जैसलमेर, सम जैसलमेर
जबकि सबसे कम वर्षा सम जैसलमेर में होती है। यदि राज्यों की बात करें ना, तो राज्यों में प्रथम स्थान तो है राजस्थान का, और सेकंड स्थान की बात करें तो सेकंड स्थान है गुजरात का। ये भी एडजस्ट कर लेना, सेकंड स्थान है गुजरात का। आगे चले, 7वीं विशेषता, भारत में वर्षा की परिवर्तिता में भिन्नता पाई जाती है। ये चीज समझ में नहीं आई होगी आपके, इसको समझना जरूरी है, इधर ध्यान दो, इसीलिए लास्ट में लिखा है, ठीक है ना। भारत में वर्षा की परिवर्तिता, ये वर्षा की परिवर्तिता क्या होती है, उदाहरण से समझना। एक उदाहरण बताता हूं आपको, वर्षा की परिवर्तिता क्या होती है। वर्षा की परिवर्तिता का मतलब होता है वर्षा में परिवर्तन होना, एक साल से दूसरे साल में वर्षा में परिवर्तन होता है, उसको वर्षा की परिवर्तिता कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, अपने पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में वर्षा होती है कितनी, 50 सेंटीमीटर। 2023 में वर्षा हुई कितनी, 50 सेंटीमीटर। और इसी समय केरल में वर्षा हुई ऐसे मान लो आप कि 500 सेंटीमीटर मान लो। कितने सेंटीमीटर हुई, 500। उदाहरण बता रहा हूं क्योंकि पश्चिमी घाट का इलाका है, 500 सेंटीमीटर वर्षा हो सकती है। आप मोसिनराम की बात करेंगे तो 1080 है, 1100 सेंटीमीटर है। अब ये 2023 में केरल में 500 और जैसलमेर में 50। अब 2024 आएगा और मान लो 2024 में यदि यहाँ की वर्षा की मात्रा में परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन कितना, बहुत कम परिवर्तन बता दो आप तो, कि सर 20% कम हो गई। कितनी कम हो गई, 20%। और 20% वर्षा कम हो गई, दोनों ही जगह होगी, पूरे ऑल ओवर भारत में 20% वर्षा कम हुई, तो यहां पर तो 50 सेंटीमीटर का कितना रह जाएगा, है कितना रह जाएगा, 40। यहां तो वर्षा कितनी हुई, 40 सेंटीमीटर, कितने, 40। और यहां पर 500 सेंटीमीटर का 20% निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 400। कितने, 400। लेकिन यहां पर देखो 50 सेंटीमीटर से 40 होते ही यहां पर अंतर क्या आ जाएगा, ज्यादा। क्यों ज्यादा अंतर, इसलिए आ जाएगा कि पहले से ही कम है, पहले से क्या है, कम। और यहां 500 की 400 भी हो जाएगी तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, फसलों के ऊपर, उत्पादन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा उदाहरण देखें आप मोसिनराम का, तो मोसिनराम के अंतर्गत है 1100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे माने कि मोसिनराम में 1100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हो रही है मोसिनराम में, और जैसलमेर में वर्षा हो रही है 25 सेंटीमीटर, यही है जैसलमेर का। और यदि आपने ये कह दिया कि इनके अंतर्गत कमी हो गई 30% की, कितने परसेंट की कमी, 30 की, अगले साल 30% कम हुई है वर्षा, तो 25 का 30% निकालेंगे तो ये तो कितने पे आ जाएगा, कितने पे आ जाएगा, लगभग 17-18% के ऊपर आ जाएगा, 17-18% के आसपास आ जाएगा। और इसके अंतर्गत अपन 1100 में 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप तो ये मान के चलें कि इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, 1000 या 1050 के आसपास रहेगा। तो इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसमें ज्यादा परिवर्तन हो गया। इसका मतलब है कि जहां कम वर्षा होती है वहां वर्षा की परिवर्तिता ज्यादा, और जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां वर्षा की परिवर्तिता कम। उल्टा संबंध पाया जाता है, वर्षा की मात्रा और वर्षा की परिवर्तिता में उल्टा संबंध पाया जाता है। जहां कम होगी वहां परिवर्तिता ज्यादा,
जहां ज्यादा होगी वर्षा वहां परिवर्तिता कम पाई जाती है। सही। विशेषता कहां तक लिखी है आपने? लास्ट लाइन बोलना। हाँ, ये भारत में वर्षा की परिवर्तिता में भिन्नता पाई जाती है। जैसे 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 भारत में सबसे कम परिवर्तिता केरल में, सबसे कम परिवर्तिता केरल में, व सर्वाधिक परिवर्तिता जैसलमेर में पाई जाती है। सर्वाधिक परिवर्तिता जैसलमेर में पाई जाती है। सर्वाधिक परिवर्तिता जैसलमेर में पाई जाती है। लिख लिया? ये थोड़ी लिखना है कि जहां पर कम वर्षा होती है वहां परिवर्तिता ज्यादा। समझ जाओगे ना आप? एक विशेषता और ऐड कर लें आप। कितनी हो गई थी? 7। एक लास्ट और लिख लें, 8वीं विशेषता और लिख लें। और यह विशेषता है कि भारत में मानसून में अत्यधिक गैप पाया जाता है। अत्यधिक गैप पाया जाता है। गैप पाया जाता है। अत्यधिक गैप पाया जाता है। गैप का मतलब यह है कि जैसे भारत में मानसून प्रवेश कर गया 1 जून को। 1 जून को भारत में प्रवेश कर जाता है ना, कहां? मुख्य भूमि यहां पर। यह कौन सा? तिरुवनंतपुरम, मदुरई, चेन्नई वाला इलाका है। और यदि तट की बात करें तो मालाबार तट। कितनी तारीख को? 1 तारीख को। ठीक है ना? 1 जून को यहां पर प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही 1 जून को यहां पर प्रवेश करता है, ठीक है ना, तो ये जरूरी थोड़ी है कि 100 दिन बारिश चलती है भारत में। भारत में औसत कितने दिन वर्षा होती है? याद रह जाएगा, लिखाने की आवश्यकता थोड़ी है। 100 दिन की क्या होती है? वर्षा। और 100 दिन की वर्षा के अंतर्गत जैसे ही 1 जून को प्रवेश किया, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि 100 दिन लगातार बारिश होती रहेगी। ऐसा होता है क्या? कई बार तो 1-1 महीने तक का गैप हो जाता है। अब की बार 2023 में राजस्थान में 46 दिन का गैप था। एक बार वर्षा हुई, उसके 46 दिन तक वर्षा नहीं हुई, बाजरे की फसल चौपट हो गई और उत्पादन गिर गया। तो मानसून में गैप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैप। यहां तक बातें समझ में आ गई? और बाकी का कल पढ़ेंगे। ठीक है।